फटाफट पढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है, अच्छा बहुत चल रही है। इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड दैट टू एक्सपोर्ट इन वंदे भारत ट्रेन्स, हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम जो हैं वंदे भारत ट्रेन को हम एक्सपोर्ट करेंगे टू द मार्केट ऑफ यूरोप, ठीक है, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। कब तक करेंगे? ये भारत सरकार ने बोला हुआ है कि वंदे भारत ट्रेन, अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं जो हम लोग इससे पहले ना हम लोगों ने मेट्रो के डब्बे बना के बेचे थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गया हुआ है, ठीक है। तो वंदे भारत इसमें क्या, अभी तो ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट देखा आपने? तो ये सब लोग मेक इन इंडिया, मैंने आपको एक बार समझाया भी था, जिस दिन हिंदुस्तान दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा उस दिन कमाएगा। हिंदुस्तान में यही था ना कि पब्लिक के लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाओ। जब दुनिया के लिए बनाओ, अब यहां पे क्या हो रहा है, इंडिया दुनिया के लिए बना रहा है। इंडिया ने एक प्रोडक्ट बना दिया, दुनिया में हम बेच सकते हैं। यहां से क्या होगा कि हमें पैसा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जब हम बेचेंगे। अभी हम ये बोलते नहीं वंदे भारत हम बनाएंगे और हम अपने हिंदुस्तान में चलाएंगे, वो सक्सेस नहीं है। वो है कि हम दुनिया के लिए बनाएं और उसको बेचें और सामान हमारे पास, पैसा हमारे पास, सामान हम बेच दें। तो मोदी जी बिल्कुल सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन टू द मार्केट ऑफ यूरोप, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, कब तक? 25-26 तक, 2025-26 तक। यानी कि अगर आपको वंदे भारत ट्रेन बिचवानी है यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया में, तो आपको मोदी जी को दोबारा लेकर आना पड़ेगा 24 चुनाव करके। लाओगे दोबारा? ला सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक ना वंदे भारत ट्रेन का क्या कहानी है, अलग अलग बहुत सारी चल रही है वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन ने क्या किया था, अभी बुलेट ट्रेन की स्पीड को मैच कर दिया था कुछ समय के लिए। बुलेट ट्रेन की स्पीड काफी थी, तो ट्रेन काफी ज्यादा अच्छी है, सक्सेसफुल है ये इसके अंदर, ठीक है। चलिए, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ फिकी, नाम सुना कभी? क्या है फिकी? पहले समझते हैं, पहले क्वेश्चन बाद में लेकर आएंगे, पहले फिकी समझते हैं क्या है। फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फुल फॉर्म है। क्या नाम है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आपको बताता हूं मैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ श्रेणी होता था, पढ़ा ना? क्या होता श्रेणी? मतलब एक जो हमारे देश में क्या था कि सेंटर्स थे, व्यापारियों के सेंटर्स थे, व्यापारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो जैसे कि आज का अगर हम संदर्भ में देखें तो जैसा कि व्यापार मंडल होता है, होते व्यापार मंडल, तो इस तरह के व्यापार मंडल थे। और ये गुप्ता पीरियड के बाद से या उसके उस समय से दो नाम निकल के आए, एक है श्रेणी और दूसरा है निगम या नैगम भी कहते हैं उसको, दो शब्द आते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या था कि श्रेणी जो थे, जैसे मान, और ये अलग अलग लगभग 12 जो शिल्पकार थे, अलग अलग, जैसे सुनार हो गया, लोहार हो गया, बर्तन बनाने वाले हो गए, ठीक है। तो सबका अपना अपना, टेक्सटाइल वाले हो गए, सबका अपना अपना एक व्यापार मंडल होता था। अब ये व्यापार मंडल करता क्या था, इनका काम था कि जितना भी कुछ एडवांसमेंट आ रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसमें कुछ ट्रेनिंग देनी है किसी को, सारा काम श्रेणी का काम होता था। राजा कुछ नहीं करता था, राजा काम था प्रोटेक्शन देना बस, कि भाई तू व्यापार कर ले, मेरा काम है, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हिंदुस्तान के अंदर इतना अच्छा था कि हिंदुस्तान की दुनिया की बता रहा हूं मैं आपको, कि जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो व्यापारिक सेंटर थे, वो ऑटोनोमस थे। मतलब वहां पर सरकार का कंट्रोल ज्यादा नहीं था। सरकार 2-3 काम करती थी, एक तो प्रोटेक्शन देती थी कि भाई कुछ अटैक ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। दूसरा क्या था कि मान लो कि अगर छोटा मोटा कुछ विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए व्यापारियों के अंदर, तो उसके लिए एक छोटा सा एक उन्होंने बना रखा था, बल्कि ये व्यापारियों ने भी किया था ये खुद ही, कि मान लो अगर किसी दो व्यापारियों में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको किसके पास जाएंगे, एक तरह कोर्ट था जिसके अंदर 10-12 लोग व्यापारी बैठते थे ऐसे ज्यूरी, और वो करते थे, ठीक है। तो सरकार को बोला गया था कि भैया राजा साहब, हम आपको पर्टिकुलर टैक्स देंगे, आप इंटरफेयर मत करो, यहां पे जो चलेगा वो सप्लाई और डिमांड के यहां पे चलेगा। किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उसका रेट कितना होगा, ये ऑटोनोमस था। फ्री ट्रेड हो गया ना, हम कहते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है कि मार्केट को छोड़ दो, हम सरकार को इंटरफेयर नहीं करेगी, अपने आप चलने दो, मार्केट अपने आप किसी भी प्रोडक्ट का कर लेगी, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती जब सरकार ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया व्यापार के ऊपर, टैक्स लगा दिए, बैरियर क्रिएट कर दिए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, उसमें व्यापार को गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वो इसी संदर्भ में कि हम लोग, सरकार हट जाएगी और अपने आप व्यापार करते रहो,
जो जिसको प्रोडक्ट बेच पाएगा वो बेच लेगा, जितना जिसकी डिमांड होगी इसकी सप्लाई होगी, तो अपने आप, और ये सबसे अच्छी सिचुएशन होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो श्रेणी थे ये बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। ये एक तरह कहो कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इस हिंदुस्तान को बनाने में व्यापारियों का बहुत रोल इंपॉर्टेंट रहा है। तो श्रेणी हमेशा एक तरह के सलाहकार भी होते थे राजाओं के। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक सिस्टम खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो यार खुद ही थे। ठीक है, उसके बाद जो श्रेणी गए, उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आई 1926 तक, जो कि कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड, एक सिस्टमैटिक तरीका था, वो फिक्की बन के आया। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री निकल के पूरी, उसके बाद एक नई जो ऑर्गेनाइजेशन आई वो जाके फिक्की बन के आई थी, जिसने था काम फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज का एक तरह का श्रेणी, ये जो सरकारों को राय देती थी कि सर ये इंडस्ट्री में ये होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो कि सरकारों को एडवाइस कर सके, बता सके, अपना इनपुट दे सके। ठीक है, समझना है हिस्ट्रीज की। कभी कभी आपसे पूछते थे 1926 देखना या कब बना था, आई थिंक उसके आसपास ही बना था। ठीक है, तो फिक्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो राजेंद्र पवार साहब को दिया गया है ये। ठीक है, जो इतनी लंबी कहानी सुनाई है वो आप समझना, क्योंकि ये आपको मेंस में बड़ा हेल्प करती जाएंगी आपको। राजेंद्र पवार को दिया गया है द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस पवार फॉर इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल एज क्रिएटिंग द आईटी ट्रेनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए ये फैक्चुअल सवाल है, ये बहुत से बार ये पूछ लेगा बस राजेंद्र पवार किसको दिया गया। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड विद 77% अप्रूवल? कौन है? मोदी जी। ठीक है, अच्छा, मोदी जी जो है, इनको जो है सबसे लोकप्रिय, अब लोकप्रिय नेता का कोई वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है ट्विटर के ऊपर आता है कि मोस्ट फॉलो करने वाले लोग नेता आते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो एक ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग एक बनाया गया था, उसमें मोदी जी का जो है नाम नंबर 1 रखा गया, इनको 77% अप्रूवल रेटिंग मिली है। चलिए ठीक है, हु हैज बीन नेम्ड द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? पता है कौन है? असीम मुनीर। ठीक है, असीम मुनीर जो हद है यार, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था लेकिन क्या करें यार, हो गई है, बताओ। ठीक है, हो गई। ठीक है, असीम मुनीर साहब जो है वो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो पाकिस्तान वाले अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज नाराज मत होना। ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर इन द 5 वर्ल्ड कप। अच्छा पहले समझ लेते हैं। देखो असीम मुनीर जो है ना, ये बने हैं, ठीक है, न्यू चीफ। इसके सवाल चल छोड़, बाद में देखते हैं। Who has become the first player in the world to score the 5 World Cup recently? देखो वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ। ठीक है, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में पिछले लगातार 5 वर्ल्ड कप में हर वर्ल्ड कप में स्कोर कर रहे हैं, मतलब गोल करने का रिकॉर्ड तो रोनाल्डो के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, 2006, 10, 14, 18 और 22। तो ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि जिसने लगातार 5 वर्ल्ड कप खेला, मतलब 20 साल का कैरियर रहा हो इसका लगभग, तब तो कर पाएगा। ठीक है, 5 साल मतलब 20 साल लगातार खेले तब जाके हो पाएगा। कहां का है ये आपका रोनाल्डो? पुर्तगाल का। पुर्तगाल कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? नीचे, स्पेन के नीचे, स्पेन के साइड में। स्पेन के साइड में। और स्पेन से ऊपर कौन है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ऊपर जर्मनी। ठीक है, और पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, कोस्टा। ठीक है ना, 3 लोग हैं जो 3 इंडियन ओरिजिन के, एक आयरलैंड के हो गए, एक पुर्तगाल के हो गए और एक सुने हो गए ब्रिटेन के हो गए। ठीक है, अब 130-40 करोड़ के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे आगे। Which state government has recently started work from home facility for women? तो ये क्या है, राजस्थान सरकार ने बोला है कि औरतें घर पे रहकर काम करें। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। कितना आप सपोर्ट करते हो उस चीज को, वर्क फ्रॉम होम औरतों के लिए? हाँ बिल्कुल, बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है भाई। जब तक जितने भी सरकारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट, दे विल एबल टू वर्क फ्रॉम होम। इसके अंदर एक चीज में देख रहा था बस, टारगेट सेटअप 20,000 नई जॉब औरतों की जारी में, कि स्टेट फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट करेगा, एम्पावर्ड करेगा औरतों को काम करने देने के लिए।
वर्क प्लेस में, पॉलिटी का सवाल है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़की वाला केस कौन सा था? विशाखा। ठीक है, तो राजस्थान में ही शायद वो केस हुआ था, वो राजस्थान का केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो विशाखा। इन विच COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वॉज द ग्रीन क्लाइमेट स्टैब्लिश्ड। एक ग्रीन क्लाइमेट था, वो एक स्टैब्लिश किया गया कौन सी COP में? ये था 16 के अंदर। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, पे समझते हैं इस बात को। थोड़ा सा सवाल अजीब तरह का है। ठीक है, देखिए UN की बॉडी होती है, सबसे बड़ी बॉडी। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? COP। ठीक है, इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UN FCCC। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। समझिए इस बात को भाई, यूनाइटेड नेशन के कई काम होते हैं। ठीक है ना, कई काम है UN के, ये नाम सुना है ना आप लोगों ने, UN। ठीक है, कई काम है इसके। अब कई कामों में एक काम है इसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो उन्होंने संस्था बनाई या ऑर्गेनाइजेशन बनाई या कुछ भी करो काम बनाया, उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC बोला। ठीक है, अब इस संस्था की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जो कि कौन है? COP। ठीक है, जो कि डिसाइड करेगी, फैसला करेगी, डिस्कस करके कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो UNFCCC की एक बॉडी है COP, जिसके अंदर सभी सरकार होती हैं, लगभग 180 कंट्री, 190 कंट्री सब होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इनको COP बोलते हैं। अब इनकी ना मीटिंग होती रहती है, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग। ठीक है, तो ये जो 16वीं मीटिंग हुई थी जिसके अंदर COP 3, उसके अंदर फैसला किया गया कि भाई जो है वो एक ग्रीन क्लाइमेट वाला जो सिस्टम करेंगे COP 16 में। यानी कि 16वीं मीटिंग थी जो, उसके अंदर फैसला किया गया था। ये कब थी? ये कुछ सालों पहले की बात है। ये 2010 के आसपास की बात है, 2010 की बात है। मैक्सिको में बात बोली गई थी ये बात। COP के अंदर, COP 16 के अंदर, यानी 2010 के अंदर मैक्सिको में हुई थी मीटिंग, जिसमें यह फैसला किया गया था कि ग्रीन क्लाइमेट की हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ये 2010 के आसपास की बात है ये। ठीक है, अच्छा, अभी ये डिस्कस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर हुआ क्या है कि साउथ कोरिया ने कुछ पैसा डोनेट करने की बात कर रहे हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि भाई साउथ कोरिया ने कहा कि हम कुछ पैसा देंगे जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अडॉप्ट कर सके अपने आप को क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? ये मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी। हाँ, क्या चीज है ग्रीन टेक्नोलॉजी? मतलब नेचर के कार्बन एमिशन जितना। बिल्कुल। ठीक है, देखिए डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं। ठीक है, अब मान लो कि मोबाइल बनाना है, चलो मोबाइल बनाने का काम सारी इंडस्ट्री डालती है, डेवलप कंट्रीज डाल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज डाल रही है। ठीक है, अब आपको एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा कार्बन यूज कर रहे हो, आप एनर्जी यूज कर रहे हो, कोयला जला रहे हो जिससे बिजली बन रही है। ठीक है, या और इस तरह से जो भी चीजें बना रहे हो, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो है वो क्लाइमेट हैजार्ड ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन डेवलप कंट्रीज बना रही हैं, लेकिन उनके पास क्या है? टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी आ गई है। वो बिजली कोयले से नहीं बनाते, वो सूरज से बनाते हैं, बना रहे हैं। ठीक है, वो जो उनका वेस्ट निकलता है पानी इंडस्ट्री से, उसको ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके अपने नदियों में डालते हैं। आप क्या करते हो? जो कूड़ा निकलता है सिर्फ डाल देते हो, अपनी नदियां बर्बाद करते हो आप। ठीक है, अब इससे आप क्लाइमेट बर्बाद कर रहे हो, अपना पूरा एटमॉस्फेयर बर्बाद कर रहे हो, हर बर्बाद हो रही है। ठीक है, इसके बहुत सब कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं, सब जुड़े हुए आपस में हैं। अब एग्रीकल्चर हो रहा है। अब क्या है कि बोला कि नहीं, आपको तो इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। सरकार ने नोटिस कर दिया, क्योंकि सरकार तो भैया जुड़ी हुई UN से कि भाई क्लाइमेट ठीक करना है, तो एक काम करो कि जो वेस्ट नहीं डालोगे आप, ऐसे आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। यानी कि हर इंडस्ट्री जो कुछ बनाएगी अपना वेस्ट सीधे समुद्र में नदी में डालेगी, वो पहले ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पहले ट्रीट करेगी पानी को, फिर डालेगी। अब सरकार ने तो ऑर्डर दे दिया, अब मैं मान लो मैं इंडस्ट्री हूं, ठीक है, मुझे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे मजबूरी है, मैंने लगा दिया, सरकार ने भी कुछ मुझे फंड नहीं किया, कुछ पैसा नहीं दिया, मुझे लगाना पड़ा, मजबूरी है, नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बना रहा था मैं, अब उसकी कॉस्ट 110 रुपए आ रही है। वो जोड़ूंगा ना इस चीज के अंदर।
अब ये 110 रुपए के जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे हम, तो मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा, बाकी वो सस्ता होगा, तो उनका ज्यादा बिकेगा, मेरा कम बिकेगा। हमारा प्रोडक्ट एक ही तरह का है, तो फिर मेरा तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत दिक्कत आ रही है कि क्लाइमेट चेंज के साथ अपने आप को करें, अडॉप्ट कर पाए। प्रॉब्लम यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही है, पैसा तो दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे। ये कमीनापन है इनका, समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, तो पैसा तो दे देते, तुम ले लो, तुम बना लेना अपना यार। वो क्या डेवलपिंग कंट्री बोल रही है हमें तुम टेक्नोलॉजी दो तुम ना, कि हम भी सस्ता कर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सस्ता बनाएंगे तो चीप लेबर तो इनके ऑलरेडी इनके पास है, तो हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, इनका बिक जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा गेम चल रहा है इसके अंदर। सर बायोडाइवर्सिटी वाले में भी यही था कि डेवलप्ड नेशंस ने मतलब वो कर रखा है कि हम उन्हें डेवलपिंग नेशंस को पैसा देंगे ताकि ये ट्रीट कर सके अपनी कार्बन चीजों को। बायोडाइवर्सिटी हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कोरिया ने पैसे देने की बात बोल दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई नहीं दे रहा। देखो आप, देखा टेक्नोलॉजी नहीं दी है साउथ कोरिया ने। कार्बन उन्हीं लोगों ने ज्यादा, ठीक है कि हमारे चलो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपने आप को हार्मफुल इफेक्ट के लिए बनाए। अच्छा यहाँ पे तो ये मैंने इंडस्ट्री पॉइंट से बता दिया। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हाल फिलहाल में बाढ़ आ गई, ग्लेशियर पिघल गए, पूरा इनका जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो डूब गया, एग्रीकल्चर जहाँ होता था, एग्रीकल्चर समुद्र सब उसमें चला गया। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज के साथ जो बाढ़ आ रही है, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, बोला गया पाकिस्तान को हर 5-10 साल के अंदर बाढ़ आती रहेगी, क्योंकि तो ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघलते जाएंगे और बाढ़ आती जाएगी। तो मतलब जो दुनिया फंड कर रही है पाकिस्तान को, 10-20 बिलियन डॉलर दिए जिससे कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, वो हर 10 साल के बाद चाहिए पड़ जाएगा, पैसा चाहिए होगा। तो सर एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा उनका नेशन, क्या होगा, फिर बर्बादी हो जाएगा। तो ये क्लाइमेट चेंज का बड़ा बुरा है। अभी अगर इंडिया की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का हाल फिलहाल में, गेहूं का ले लेते हैं। गेहूं जो पता ना आपको जी सर, कि सर्दियां बहुत कम पड़ी वो नहीं तो गेहूं पक नहीं पाए ढंग से, और फिर गर्मी तुरंत आ गई तो साढ़े नहीं, वो देखो इमेच्योर हो गए। मतलब कि इतनी गर्मी पड़ी तो उनकी हाइट नहीं बढ़ी और ऑलरेडी वो मतलब हो गया, जैसे कि दाने कम हो गए। जहाँ 5 कुंटल निकलना चाहिए वहाँ 3 कुंटल 3 कुंटल निकल रहा है। अब क्या करा जाएगा, बताओ उसका मुझे रास्ता बताओ आप, क्या किया जाए, क्या किया जाए। दो चीज हो सकती हैं, पहले तो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स किया जाए। जो पहले क्लाइमेट जो है, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसको ठीक करा जाए। जो कि बात चल रही कि प्री इंडस्ट्रियल एरा पे लेकर जाया जाए, जिस टेम्परेचर था लगभग 2% कम किया जाए, 2 डिग्री कम किया जाए। लेकिन एक दिन एमएसपी सुने, सर ऐसा देश में तो चाइनीज सीड्स की तरह बना सकते हैं जो हर क्लाइमेट में बस अब ये करना पड़ेगा। अब आपको जो HYV सीड्स जो होती हैं नए तरीके से बनाने पड़ेंगे, जो कि कम समय में ज्यादा गर्मी में गेहूं पक सके। अब साइंटिस्टों के ऊपर दबाव बढ़ गया कि अब नई फसल इजाद कीजिए आप, क्योंकि जो ये फसल अभी तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली थी, 1960s वाली हैं, है ना। अब 2022-23 चल रहा है, तो अब आज का क्लाइमेट अलग है, पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, गर्मी ज्यादा हो रही है। तो अब साइंटिस्टों को एक नई वैरायटी बनानी पड़ेगी, और इसे कहते हैं जीन थेरेपी, जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जीन्स निकाल के ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, साइंटिस्टों पर बहुत काम है भाई। ठीक, अच्छा अब ये तो हो गया। अब मैं थोड़ा एडवांस पढ़ता हूं। एक हुआ COP27, ये फिलहाल में ये एग्जाम में आएगा, आपके आएगा ना। क्या है COP21, यानी कि 27वीं पार्टी मीटिंग हुई भाई इनकी, ये 16वीं थी। ठीक है, 27वीं हुई है। कहां हुई है, सवाल यही है अपने आप में, इजिप्ट में हुई है। शर्मा अल शेख, शर्मा अल शेख, ठीक है ना। 27वीं मीटिंग हुई है, COP की हुई है, इसके अंदर समझ में आ रही है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे कि COP27 कहां पे हुआ, इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट कहां पर है, अबे तुम लोग यूरोप पहुंचा दे रहे हो उसको। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है। अभी तो और सवाल पूछना था, लेकिन तुम्हारा जवाब से मैं ना बिल्कुल चुप हो गया। नहीं तो मैं पूछने वाला था कि वो स्वेज कनाल वगैरह सब जोड़ना वाला पूछता मैं, लेकिन तुमने कहा कि यूरोप में, तो मैं कहा चुप ही हो जाओ, बेकार है बोलना पूछना। ठीक है, अब देखो, अब सवाल दो, अब मेंस देखिए क्या आएगा सवाल। प्री में तो पूछेगा COP27 कहां पे हुआ, या तो प्री का मुश्किल सवाल डालेगा या मेंस का अच्छा सवाल डालेगा। वो डालेगा COP में इंडिया की क्या अपनी है, वहां पे इंडिया ने क्या अपना टारगेट सेट किया है। तो इंडिया की कुछ आप समझ लेते हैं। एट COP27 इंडिया अनाउंस इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, आप कई जगह यूज करोगे मेंस के सवाल में।
ठीक है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई है टू ट्रांसमिशन टू लो एमिशन पाथवे टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। अभी हम कार्बन कम निकाल रहे हैं, बट हम बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक। ये हमारा टारगेट है हिंदुस्तान का। इसीलिए हमने सोलर इंडस्ट्री, सोलर लाइट में या बिजली कैसे बनेगी, थर्मल क्या बोलते हैं, थर्मल पावर मतलब कि कोयला जला के बिजली पैदा करना ज्यादा नुकसान है। अब हम सीधे सोलर एनर्जी से ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया उसके ऊपर। ठीक है, सोलर है, विंड है, इस पे कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं किसी तरह से हम कार्बन न्यूट्रल हो जाए, यानी कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम खपा भी लें उसके अंदर, कि एटमॉस्फेयर में कार्बन उतना ना जाए और बैलेंस बना रहे। इसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, आज भी तो लाइट थे वो वाटर रिसोर्सेज है ना। तो ये करना जरूरी है। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, प्री में आएगा इस तरह से नाम पे आएगा। ठीक है, और कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल कब तक बनेगी, 2070। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन निकालेंगे नहीं, अरे तो फिर एक्टिविटी कुछ नहीं होगी यार, फिर तो जितना निकालेंगे उतने का खपा लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ की स्टोन्स हैं। द नेशनल हाइड्रो, अभी आज ही देखो ना पेपर उसमें आया कि ग्रीन हाइड्रोजन पे ट्रेन चलेगी। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ ग्रीन हाइड्रोजन यस सर। क्या होता है, बता दो इसी बात पे। वो जो हाइड्रोजन उनको बहुत ज्यादा प्यूरिफाई कर ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको मैंने कहा था ग्रे हाइड्रोजन भी होती है। बहुत ज्यादा ठीक है, और एक ग्रीन होती है, ग्रे होती है, और कौन सी होती है, येलो मतलब येलो थी कि नहीं थी, 4 बताए। तीन होती, तीन चार होती हैं, चार पांच। देखिए हाइड्रोजन ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस हाइड्रोजन का निकालने का प्रोसेस क्या होता है, वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है इसमें कार्बन जो है न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इसमें कार्बन न्यूट्रल होती है, यानी कि हम एटमॉस्फेयर में कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं डाल रहे हाइड्रोजन निकालने के लिए। थोड़ी महंगी भी होगी, बिल्कुल महंगी होगी, है ना। तो भारतीय रेलवे जो है भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के बल पर चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक है, हम जो पहले कोयला इस्तेमाल करते थे, फिर डीजल इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने लगे, अब ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये भविष्य में है। अच्छा देखो, द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च इन 2021 एम्स टू मेक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब। आ गया, ये मेन से बेटा ध्यान रखना इस बात का, ये सब आप पॉइंट यूज कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट 3-fold इंक्रीज इन द न्यूक्लियर कैपेसिटी। बिल्कुल, अब ये अलग बात है कि अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में फायदा ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्ट होता ना वो अपने आप में समस्या है। यानी कि आपने बिजली बनाई, परमाणु ऊर्जा वेस्ट बना, कहां फेंकोगे वेस्ट को। अभी तो कूड़ा घर का फेंक दो बाहर, जाओ मेरा घर साफ रहे, कूड़ा कहां फेंकोगे, ये कार्बन वेस्ट, ये क्या नाम है, न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेस्ट आप समुद्र में नहीं डाल सकते, अगर समुद्र में डालोगे तो समुद्र खराब कर दोगे आप। कुछ कह रहे कि अंतरिक्ष में डाल दो, हाँ कि जाओ और रॉकेट के माध्यम से फिट कर दो नीचे पोटली, ऊपर जाके फेंकाओ, एनर्जी बना। वहां कूड़ा फेंकाओ, मतलब किसी ग्रह में जाके। कुछ ने बोला है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उठाओ और कोई जो ग्रह निकल रहे होते ना अगल बगल से, वहीं जाके फेंकाओ उसके ऊपर। मतलब हद अगर मान लो कोई रह रहा हो उसके ऊपर, तो जाके उसका भी जाके बेड़ा कर दो जाके। ठीक है, एटलीस्ट 3-fold इंक्रीज इन न्यूक्लियर कैपेसिटी, यानी कि हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को 3 गुना बढ़ा रहे 2032 तक। सबसे ज्यादा जो आती है आपको एनर्जी बनती, थर्मल एनर्जी बनती है, उससे बस प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है उससे। यानी कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सुना नाम, हरित ग्रह प्रभाव। क्या होता है, किरणें तो आती है लेकिन वापस गर्मी, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा था ना। ये पृथ्वी है, ये आपका गैसेस, ऐसी गैसेस जो सूरज की रोशनी को अंदर तो आने दें, शॉर्ट वेव्स को, लेकिन जब टकरा के लॉन्ग वेव्स बन जाती है तो ना जाने दें, तो ये गर्मी जो ट्रैप हो जाती है इसी के अंदर ही, और ट्रैप होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गर्मी जो आप महसूस करते हो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए, अचीविंग इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 20% बाय 2025। इथेनॉल क्या होता है, एक होता है मिथेनॉल, एक होता है इथेनॉल। मिथेनॉल मतलब राम राम सत्य, इथेनॉल मतलब मजा आ गया। ठीक है, लेकिन इथेनॉल को हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे इंजन बनाएंगे जो कि थोड़ा सा मिक्सिंग वाले उस पर चल जाएगा, यानी कि 80% पेट्रोल प्लस 20% मिथेनॉल का डालकर उतनी ही एफिशिएंसी चलेगा इंजन। बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, दो चीजें हो जाएंगी,
एक तो पेट्रोलियम की कॉस्ट बच जाएगी हमारी, पोल्यूशन 20% पेट्रोलियम बचाने, अभी 5% चल रहा है, जो हम लोग हैं 5% इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं हम लोग, इस समय 10% 10% कर दिया ना, चलो कुछ तो 10 कर दिया है, ठीक है, आप हर पेट्रोल पंप पे लिखिए 10% आ गया ना, चलो 10% आ गया। अब ये भी सवाल अच्छा है, देखो कि भाई हम लोग हाल फिलहाल में कितना इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, 10%, ठीक है, टारगेट 25 तक कितना है, 20% डालने का, ठीक है, पैसा बचाना है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है, सर इंजन की क्वालिटी खराब हो गई, रिफाइनमेंट तो एक आपने नाम जेट्रोफा सुना, जेट्रोफा Yes, sir. क्या होता है, सर मेज से मिलते हैं। हाँ सर वो बायोडीजल कहते हैं उसको हम लोग, Biodiesel. जेट्रोफा सीड्स है ना, कि हम उसको प्लांट उगाएं और प्लांट को फिर पीस पास के तेल निकाल कर उसको अभी गाड़ी चलाएं। तो आप क्या करो, उस जमीन के ऊपर जहां पर अनाज उगना चाहिए, अब आप जेट्रोफा उगा रहे हो, तो आप उस जमीन को आप नुकसान ही तो हो रहा है एक तरह का, जिससे भूख शांत हो सकती है, आप उसके लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो उसका एक नुकसान ये होता है, ठीक है, डीजल गाड़ियों में यही यूज हो रहा है। जेट्रोफा ना, हाँ ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है ना कि इंजन नहीं बने ना भाई अभी, इंजन नहीं बने, BS6 नॉर्म्स में यही है ना, इसको BS क्या होता है, ये बोले BS6 क्या चीज होती है ये, BS का मतलब क्या था, भारत स्टेज, क्या होता है ये, होता क्या है, तो जैसे कि स्टेट का होता है, अब सभी गाड़ियों का BS मतलब एक मिनिमम वो रखा गया है कि भाई इंजन ऐसा होना चाहिए जो इससे ज्यादा पॉल्यूशन ना करे, भाई एक ना बेंचमार्क रखा गया है कि इंजन, जैसे आपने दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं नहीं चलेंगी, यही बोला ना, तो 15 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी ना उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, अब ऐसी गाड़ियां लेकर आओ जिससे पॉल्यूशन कम हो, ज्यादा एफिशिएंसी हो, तो इसका आपने नाम सुना यूरो 1 2 3 4, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ये BS भारत स्टेज, एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे कि BS4 में क्या है, BS5 में क्या है, BS6 में क्या है, तो कितने स्टेजेस हैं? 6 चल रही है इस समय, 5 को कर दिया गया है ना। 5 था नहीं इसके ऊपर कर दिया गया था, हाँ कर दिया, ठीक है, ये हाँ ये याद रखना, ये सब एग्जाम के सब्जेक्ट, वो जितनी बार मुझसे बोलोगे मैं सवाल बता दूंगा आपको, मैं सवाल कौन से आए हुए हैं आसपास, ठीक है। मैक्सिमम यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड नेशंस, द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एम्स टू कीप ग्लोबल टेंपरेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड एम्बिशियस 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द सेंचुरी एंड, यानी टेंपरेचर कम करना है हमें, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम करनी है, ठीक है, ये हो जाएगा, सवाल आ जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा, मेंस में ये लिख सकते हैं, ये अच्छी, ये क्लाइमेट के ऊपर सवाल आएगा, चाहे ऐसे हो चाहे GS हो, आएगा सवाल आपका, ठीक है, ये कर लेना है। रिसेंटली वर द इंडिया वेयर विल इंडिया सेंड हेलीकॉप्टर्स फॉर UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, पीस कीपिंग क्या होता है भाई बता दो मुझे, शांति सेना, शांति सेना क्या होते हैं ये, सर इंटरनल वॉर्स को सर शांति बढ़ाने के लिए सर, मान लो नेशंस के नहीं तो देखो, अब मान लो कि युगांडा, लेट्स सपोज, चलो कॉन्गो लेते, कॉन्गो एग्जांपल बहुत इंडिया का सक्सेसफुल है, कॉन्गो देखो हुआ क्या था, जिस तरह अंग्रेजों ने राज किया ना हिंदुस्तान के ऊपर, और जगह भी राज किया, बहुत सारे यूरोप थे, फ्रांसीसियों ने भी राज किया, क्या फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच भी थे, ठीक है, मैंने हिस्ट्री में एक बार कहा था कि वैसे तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन बुरों में सबसे अच्छे वो थे, वो अंग्रेज थे, कि जब यहां से गए तो उन्होंने सिस्टम बना के गए कि भाई हम जा रहे हैं, ये चाबी तुम पकड़ो नेहरू और कांग्रेस, हम जा रहे हैं तुम्हें, तो गृह युद्ध कभी नहीं हो पाया हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया आराम से, अंग्रेज जा रहे हैं, उनकी जगह लेने के लिए दूसरे लोग आ गए, लेकिन जब फ्रांसीसी गए तो वो बस बोझा बिस्तरा उठाया निकल लिए, तो अब कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है, तो गृह युद्ध हो रहा है, एक तो कबीले बने हुए हैं सब और आपस में लड़ रहे हैं, हमें हमारी पावर हमें चाहिए, अब कभी कोई सरकार बन भी जाती है तो लोकल लोग लड़ते रहते हैं, तो गृह युद्ध चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है, रेबल्स, आप नाम सुनो, रेबल्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट और रेबल्स की भी लड़ाई होती रहती है, अब इस बीच में बड़ा लोग मरते हैं, बच्चे औरतें सब मरते हैं, तो UN ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, हम एक पीस कीपिंग ऑपरेशन बनाते हैं शांति रखने के लिए, कि गृह युद्ध में अगर हम दो ग्रुप लड़ रहा है तो निर्दोष लोग ना मरे, शांति बना के रखे, या दो गुट लड़ रहे तो औरतें बच्चों के लिए एक पीस कीपिंग फोर्सेस बना देते हैं, ठीक है, तो ये काम करती है कि बच्चे और जो रहते हैं उनको थोड़ा संभालती है, छोटी मोटी चीजों को रोकती हैं, कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, देखो पॉलिटिकल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता UN, वो कह रहा है कि बस बच्चे और औरतें हैं उनको हम पहुंचा सके और थोड़ा सा कर सके, बस हमारा मतलब पॉलिटिकल नहीं है, UN इज नॉट पॉलिटिकल एजेंसी, ठीक है,
अब ये इसे कहते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस, यानी कि जो जाके शांति बना के रखती हैं। अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो लोग जो पैसा देते हैं सरकारें, और एक होती है काम करने वाले, सैनिक भेजने वाले। हिंदुस्तान जो है वो सैनिक भेजता है, मैन पावर। मैन पावर भेजता है, और अमीर देश जो होते हैं पैसा देते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया ने हेलीकॉप्टर भेज रहा है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। कहां भेज रहा है? माली में। माली कहां है? इंडोनेशिया में। वाली माली नहीं बोल रहा हूं मैं, वो बाली है। हम माली पूछ रहे हैं आपसे, मैं दिखा दूंगा आपको। बताओ, आप बताओ कहां का, आप कैस करो कहां पे होगा माली? अफ्रीका में। कहां पे है अफ्रीका? भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां है? ईस्ट का हो सकता है, साउथ साउथ ईस्ट हो सकता है, वेस्ट में हो। वेस्ट माली आ गया। माली पता था मुझे, आप लोग फंसोगे, बता थोड़ी जानी पड़ती मुझे आप लोगों को, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना। ये है, तो यहाँ पर लड़ रहे हैं। एक मेरा दोस्त स्टूडेंट हुआ करता, यहाँ पर नाइजीरिया में पढ़ता था, तो ये बगल में चैड में आता था। एक बार गया चैड में तो बता रहा था कि वहां पर वहां तो किडनैप कर लेते हैं लोग, ठीक है। ये है माली, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन राजगीर। राजगीर में तो ये बिहार के होंगे, ठीक है। हर घर गंगा जल, ये योजनाएं हैं। सिर्फ यूपी की योजना नहीं पढ़नी है, अगल बगल किस राज्य की योजनाएं पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर घर गंगा जल। हु रिलीज द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। रिलीज तो इन्हें धर्मेंद्र प्रधान ने की है, ठीक है। ये है किताब रघुवेंद्र तनवर। जो किताबें आजकल आती हैं, प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर और सचिव जो हैं अशोक कदम, उन्होंने किताब है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चलो किताब का नाम ही ज्यादा नहीं है। Who has which states has recently become the first to create a director general of audit? ऑडिट क्या होता है? कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका दिखाना, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट बने हैं, इसमें आपके तमिलनाडु के बने। पहला जो अच्छा पहला है तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि एक है ना डीजी ऑडिट बना दिया गया, एक पोस्ट क्रिएट की गई है डीजी ऑडिट के नाम पे। तमिलनाडु ने ऐसा स्टार्ट किया है, जो कि पूरा जितने भी सिस्टम होगा उसको देखेगा, कि जो भी सरकार स्टेट्स के अंदर जो भी हो रहा होगा उसको देखने के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता तो लगे ना कि ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो रही है, झाड़ू 5,000 की आ रही है, बताई थी मैंने आपको, ठीक है। वो सब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, अरे तू ले लेना यार, पढ़ लेना। जो फैक्चुअल है मैं सीधे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो थोड़ा सा समझाने वाला है मैं बताता रहूंगा, बस खत्म करते जल्दी से। Which country has recently acquired the post of vice chairman of International Electronic Commission, Electro-Technical Commission? इंडिया है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन एक आयोग है, इसका वाइस चेयरमैनशिप जो है इंडिया ने बन गई है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, विमल महेंद्रा will now represent India on this international platform. Recently, India has acquired the position of vice presidency and strategic management board. इंडिया ने क्या करता है ना, धीरे धीरे करके हर जगह घुसना है, हर जगह पे अपने पॉइंट रखना जरूरी है। यही पावरफुल है कि आपके बंदे हर जगह होने चाहिए। न्यूट्रल पोर्टल से क्या होता है? सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल, अब जैसे कि यहीं पे कुछ फैसले लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कोई मजाक नहीं है। कि मान लो कोई कंपोनेंट है, जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर है। आप देखो मोबाइल चार्जर, आप देखोगे मोबाइल चार्जर पहले कैसे हुआ करते थे, अब वो सी टाइप वाले हो गए हैं, है ना। तो अब ये मान लो कि कैसा मोबाइल का चार्जर का पिन होगा, तो फैसला तो कोई ऑर्गेनाइजेशन लेती होगी ना, कि पूरी दुनिया में इस तरह के चीजें चलेंगी, ठीक है। वहां पर क्या होता है, देखो टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन हर देश ये देखता है कि उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें कि हमारी जो इंडस्ट्री बनी हुई है वो बर्बाद हो जाए या हमें नुकसान हो जाए, ठीक है। तो अपना जो एजेंडा है वो भी पुश करना पड़ता है कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा होता रहे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी हो। इसीलिए सरकारें जो है अपने आदमी डालती रहती हैं कि भाई जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, ठीक है। रिसेंटली इन विच स्टेट है या कई, अब टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। देखो पहला तो यही है कि ट्रांसफर, अब जो आप केबल देखते हो, डेटा केबल, उससे आप सिर्फ चार्ज नहीं करते हो, आप डाटा भी ट्रांसफर करते हो। तो दो चीजें हैं, एक तो आपका मोबाइल अब जल्दी चार्ज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और दूसरा डेटा का ट्रांसफर भी तो जल्दी हो जाता है। तो ये सब भी तो नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट स्टेज है। पहले हमें शायद दो चीजें करनी पड़ती थी अलग, हम यूज कर डेटा केबल अलग लेते थे
और ट्रांसफर भी अलग लेते थे। रिसेंटली इन विच, अब तो बल्कि ये भी कर दिया ना कुछ, अब तो फोन वालों ने बोल दिया कि हम चार्जर नहीं देंगे आपको। बड़ा कमीना, नहीं देता, सोचता है कि जो आईफोन खरीदेगा उसे होगा ही उसके पास, ये होती है। Recently, in which state will a draft of sanitation system to be prepared on the lines of Indore in terms of cleanliness? उत्तर प्रदेश ने बोला है भाई, सिंपल समझ लो हिंदी भाषा में, कि इंदौर की तर्ज पे स्वच्छता व्यवस्था जो है वो बनाएंगे हम लोग, यूपी वाले। इंदौर का नाम क्यों लिया गया? पिछले 4-5 साल से नंबर 1 चल रहा है इंदौर सफाई वफाई में, ठीक है। इंद्रपुर, पुराना नाम क्या है? इंद्रपुर, नया नाम इंदौर, ठीक है। चलिए, recently who announced the names of world first handicapped astronaut? अच्छा, हैंडीकैप, अब देखो अलग अलग एस्ट्रोनॉट जाते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या है? जो अंतरिक्ष में आते हैं, ठीक है। तो पहले एक अनाउंस की एजेंसी, अच्छा ये तो सब समझते सवाल से पहले ही समझते हैं। ये एजेंसीज हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग एजेंसीज हैं, ठीक है। इसरो इंडिया की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नाम ठीक से लो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसकी है? प्लस अदर जो अबे यार ईयू की है, यूरोपियन यूनियन की है। इसका मतलब क्या होता है? यूरोपियन के अलावा जो कौन देश है, कहाँ देश है कौन सा यूरोपियन यूनियन? ये यूरोप के ना सभी कंट्रीज, लगभग 30 कंट्री के आसपास है, लगभग 28 से 30 हैं, ठीक है। 28 या 29 में कुछ है, ब्रिटेन निकल गया, ठीक है। चलो मैं मोटा देता हूँ, ठीक है। ये कंट्रीज ने आपस में मिलकर कोलैब करते हैं और कुछ चीजों में, इकोनॉमी में या स्पेस एजेंसी में मिलकर काम करते हैं। सबका पैसा लगा होता है और सबकी मैन पावर लगी होती है, तो इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यहाँ पर इसके वजह और भी डिटेल में है कि जब कि एज एक सिंगल मार्केट है कि भाई हमारी मार्केट ये है और हम एक कंट्री का तरह काम करेंगे और जिससे कि सबको फायदा हो सके, जो यहाँ पे माल बेच सके वो यहाँ के यहाँ माल बेच सके, यहाँ के यहाँ माल बेच सके, या ट्रांसफर ऑफ लेबर आराम से हो जाए कि भाई मान लो कि ब्रिटेन में लेबर चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैन पावर महंगी है तो ग्रीस से ले सकता है, ठीक है। तो कई चीजें होती है, उसके प्लस और माइनस दोनों हैं, लेकिन समझो कि सब मिलके EU नाम से मतलब है कि वो 28-30 कंट्रीज जब एक साथ पार्ट करती हैं तो यूरोपियन यूनियन कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जर्मनी फ्रांस सबकी है, लेकिन कभी कभी कुछ मैटर में वो मिलकर काम करते हैं, तो उनकी एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और इसी ने पहला जो है हैंडीकैप्ड एस्ट्रोनॉट भेजा है, ठीक है। नेक्सा, ये नेक्सा किसकी है? जापान की है, ठीक है। नासा होगी जी, नेक्सा लिखा हुआ, ठीक है। द 22 नेशनल यूरोपियन स्पेस एजेंसी 22 है, देखो इसके अंदर हम 30 बोले थे ना, 22 ही है, ठीक है। Selected former British para Olympic sprinter John McPhail as a part of new generation of 17 recruits selected for astronaut training. These disabled astronauts are named para astronauts यानी कि पैरा ओलंपिक वाले पैरा है, ठीक है। इंडिया वाले कब भेज रहे हैं भैया अपना? कौन सा मिशन का नाम क्या है? मैन मिशन। इंडिया का मैन मिशन कौन सा है? गगनयान, हाँ गगन मिशन, ठीक है, गगनयान मिशन बोलते हैं। खल 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वेव्ड अ लोन ऑफ 14,000 करोड़ रुपीस ऑफ 22 लाख फार्मर, 22 लाख किसानों का लगभग 14,000 करोड़ रुपया जो है वो वेव ऑफ कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया राजस्थान ने, कर्ज माफी। अब बताओ फायदा नुकसान बताओ मुझे, नुकसान बताओ। नुकसान तो बैंक्स पे आ जाएगा, इकोनॉमी पे तो सरकार दे तो रही है, मतलब काम कोई और करता बर्डन आ जाएगा ना। टैक्स कोई और पे करता है, मतलब उसका फिर देखो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, किसानों को जब कर्जा माफ करते हैं ना, इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ते हैं। मान लीजिए लोगों ने, किसानों ने कर्जा लिया, ठीक है, कर्जा लिया और सरकार नहीं आ गई, ठीक है। इसने कहा था कि किसान बहुत दुखी हैं, हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कुछ 15-20-25% ऐसे तो होंगे जो ईमानदारी से अपना लोन चुका रहे होंगे, ठीक है ना। 20-25% ऐसे होंगे जो चुका रहे होंगे। जैसे हमने कुछ लोन लिया होता है, PL पर्सनल लोन, तो हर महीने किस्त देते रहते हैं, नहीं देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 25% चुका रहे हैं और सरकार आई कि बोला नहीं छूट। अब क्या होगा, जो 25% लोग होते हैं ना, उनको लगता है यार ये तो बड़ा सही है, हर 5 साल के बाद तो कर्जा जो चुकाई देती, मतलब सरकार आएगी चुका देगी हमारा, हम क्यों बेवकूफ हैं जो हम यहाँ पे ये लोन चुकाएं। तो अब क्या करते हैं वो लोग कि जब ये ऐसा ट्रेंड बन जाता है तो कोई भी कर्जा चुकाता नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेते हैं बैंकों से। ले लिया, चुकाना है नहीं,
ठीक है, उधर सरकारें आई, सरकार ने बोला नहीं नहीं ठीक है कर दो। अब इसके दो तीन नुकसान है। पहला तो आपका आएगा एनपीए बनता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने अभी राजस्थान सरकार ने बोला कि छूट, देखो अब होता क्या है कि भाई कोई कर्जा नहीं चुकाएंगे और इन बैंकों को हम देंगे पैसा, यही होगा ना भाई, बैंक तो पैसा लेगा ना, ठीक है हम देंगे। उधर दो चीजें हुई, किसानों को ये आ गया कि कितना भी कर्जा लो चुकाना है ही नहीं, ठीक है, एक तो नेगेटिव सोच आपने डेवलप कर दी, और लोन लेंगे सर। वो और लोन लेके बर्बाद करेंगे। सरकार ने कहा कि हम देंगे, अब सरकार ने के पास तो कोई घर पे रखा तो है नहीं, अपनी अभी से लेंगे वो। हमसे या लेंगे या तो सरकार के पास जो पूंजी होगी उसको देगी बैंकों के अंदर, ठीक है। एक तो होता क्या है, डिले बहुत होता है, प्रॉमिस अभी कर दिया चुका रहे हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद जो भी कर रहे हैं, तो बैंकों के पास एनपीए क्रिएट हो जाता है वो, तो बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक के पास कहां से आएगा पैसा, है ही नहीं, वहां प्रॉमिस कर दिया गया है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है। जो सरकारें जैसे बोलती हैं सरकार ने पैसा दे दिया तो सरकार किसानों को सब पैसा दे देंगी या बैंकों को दे देंगी, तो फिर आप बाकी लोग जो नॉन किसान लोग हैं उनका क्या होगा, सड़कें कहां से बनेंगी, पुल कहां से बनेगा, इंडस्ट्री कहां से लगेगी। इसीलिए तो ये एक ना सिस्टम को सही होना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हर आदमी, हर सरकारें आए और कर्जा माफ करते हैं, कर्जा माफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कुछ मान लो कि आपदा आ गई, टिड्डे आ गए, ओलावृष्टि हो गई, इन सब के एक्सेप्शनल केसेस में रखो, लेकिन हाँ एक सिस्टम, इकोनॉमी के रूल अपने होते हैं, इकोनॉमी के रूल गड़बड़ करना बहुत दिक्कत होती है। हाँ सर पूरा लोन माफ करने के बजाय कुछ परसेंट माफ कर सकते हैं। वोट भी तो चाहिए ना, आप क्या बात करो, यही दिक्कत है ना, इकोनॉमी जब इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जुड़ जाती है तो दिक्कत कर जाती है फिर यार। ये मैंने आपको इससे समझाया ना कि आपको मेंस में काम आएगा, जब आप जीएसटी में करोगे तो काम आएगा इकोनॉमी में, ठीक है। रिसेंटली इसरो लॉन्च हाउ मेनी सैटेलाइट्स फॉर पीएसएलवी C54। पीएसएलवी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। 54 का नंबर C54, देखो होता है क्या है, ये आपका बनता है, क्या बनता है, सैटेलाइट नहीं आपका रॉकेट, इसको बोलते हैं पीएसएलवी। भाई सैटेलाइट तो आपका यहां बंधा होगा, आगे छोटा सा सैटेलाइट होगा, इसको पहुंचाना तो है वहां तक ऊपर तक, तो ये जो इंजन है ना ये है पीएसएलवी, मतलब ये रॉकेट पावर जो ये सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाएगा जाके, ठीक है। कोई गाड़ी के माध्यम से तो पहुंचाया जाएगा ना, किसी क्या रखा हुआ, ठीक है। ऊपर जाके ये अलग हो जाते हैं और जाके सैटेलाइट पे घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, कौन सी फोर्स से घूमता रहता है, चलो बताओ। ये पृथ्वी है, एक सैटेलाइट घूमता रहता है, कौन से, गिरता क्यों नहीं है, उड़ता घूमता घूमता क्यों रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा आपको सेंटर की तरफ रखती है वो, ठीक है, रोटेशन जो है वो घूमता रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रखती है। और अगर आप कार में ड्राइव कर रहे हो, एक तेज मोड़ आया, आपने ऐसे करके मोड़ा और आप बाहर निकल के भागते हो, तो क्यों निकलते हो, कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको अंदर की तरफ करती है। ज्यादा साइंस हो गया, वो घबरा गई बिल्कुल जा रही है, ठीक है। पीएसएलवी C54, इसमें ना कुछ 9 सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगे, गए हैं। इंटरेस्टिंग बात सुन लेना, कुछ भारत की प्राइवेट कंपनीज के सैटेलाइट गए हैं। एक तो हमने पढ़ा था स्काई रूट के बारे में पढ़ा था, जो कि ऐसी इंडिया की है जिसने विक्रम एस नाम का रॉकेट बनाया है जो भेजेगी, लेकिन 2 कंपनियां और भी हैं जो स्पेस एजेंसी में जुड़ गई हैं। एक है ध्रुवा स्पेस और एक है पिक्सल, कहां गया यार, पिक्सल वाला है, पिक्सल स्पेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो इसका इसरो का मेन काम है वो खुद करेगा, बाकी अब ना स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अब सिर्फ आपको जोमेटो स्विगी में आपको सिर्फ ना वो आलू के पराठे और बिरयानी डिलीवर नहीं करने, अब स्टार्टअप्स जो हैं इस फील्ड में भी एंटर कर रहे हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं इन सेक्टर्स के में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, स्टार्टअप्स अच्छी बात है कि ये सिर्फ ग्रोसरी और एसी में नहीं होगा, ऐप नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और एडवांस काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 कंपनियां हैं, पिक्सल स्पेस और ध्रुवा स्पेस। लेकिन एग्जाम में सवाल आपका आएगा स्काई रूट का आएगा। स्काई रूट वो है जिसने अपना पहला रॉकेट बनाया है जिसका नाम है विक्रम एस। विच स्टेट, आ भी गया यार, विच स्टेट स्काई रूट एरोस्पेस विल गेट इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी, वो आपका तेलंगाना में ही होता है, ठीक है। अरे यार ये क्या, चलो रिसेंट, अरे पीछे
एक बस 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये स्काई रूट के विक्रम 1 विक्रम 2, इसका विक्रम एस नाम मिला है, एक इनका जहाज है, ठीक है। स्काई रूट की टीम है ये, कितनी अच्छी बात है कि नेहरू आ रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड प्रसून जोशी एज इट ब्रांड एम्बेसडर? उत्तराखंड होंगे, हाँ उत्तराखंड है। नाम सुना है प्रसून जोशी का नाम? कौन है? लिरिसिस्ट, क्या होता है? लिरिक्स लिखने वाला, लिरिक्स मतलब शब्द, गीतकार, ये सुना? लिरिक्स अच्छी बनाते हैं। ये आज सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखना। सेंसर बोर्ड के हाँ, पिक्चरों की जो पठान पिक्चर के बोला गया कि नहीं कुछ सीन बड़े आपत्तिजनक हैं, काटिए। नाम चेंज करने बोला, नाम चेंज करो। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज है उनके ऊपर वो गलत प्रभाव जा रहा है। पठान वही लोग। ओए यार, इस देश में बड़ा मुसीबत है यार, सही बताएं। मनु और रंजन दोनों हैं इसके अंदर। एक चीज है, प्रसून जोशी गीतकार, ठीक है, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको, और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। और मोदी जी का इंटरव्यू इन्होंने लिया था बड़ा। मोदी जी आप बहुत संत टाइप के, कहां से इतनी फकीरी आती है आपको? ये नहीं का डायलॉग है ये, जब मोदी जी बेचारे अभी तक वो बीम झेल रहे हैं, सुना नहीं वो, कहां से फकीरी आती है, तो इन्हीं का ही था। अरे हम तो झोला उठा के निकल पड़ेंगे। इन्हीं को जवाब दिया नहीं प्रसून जोशी अलग कहानी। चलिए दो आखिरी हैं। विच स्टेट इज डेवलपिंग एन ऐप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? सब छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे। इंटेलेक्चुअल ये छोड़ो, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है IPR। ये क्या होता है? मतलब ये कानूनी अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बौद्धिक संपदा। कहाँ गई बौद्धिक संपदा? किसी चीज को acquire होता क्या है? कुछ एग्जांपल दे दो मुझे, एक आधा एग्जांपल। किसी ने गीत लिखा, बस जो हमारे दिमाग से बने, कॉपीराइट। दिमाग से बने, जो दिखता ना हो लेकिन जिसे हम छू ना सके। अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तो हम छू सकते हैं। लेकिन आपने कविता लिखी है, ठीक है, या आपने गाना लिखा है, ठीक है, ये वीडियो शूट हो रहा है, ये तो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो ऐसी चीजें जो कि जो छू ना सके, देख ना सके, प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो है तो प्रोडक्ट ना वो, ठीक है, तो उसको भी तो बचाना ही है। आपने किसी ने एक पोयम लिखी, वो हमने चुरा के कर दिया, या गाना हमने कोई म्यूजिक चुरा लिया, तो इनकी भी अधिकारों को, राइट्स, इनको भी सेव करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी चीजों को इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि कोई आपका गाना ना चुरा ले, कोई आपका क्रिएशन ना चुरा ले, ठीक है, वहां पर रहती है। ये आपका GS3 में आता ही है, ध्यान रखना, मेंस का, ठीक है। सरकार को इस पे बहुत ज्यादा बवाल चलता है, क्योंकि अब चोरी नहीं की होती है, चोरी नहीं की है, फॉर्मूला चुरा लिया कोई, ठीक है। तो फिलहाल कौन सा राज्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्वीकरण के लिए एक ऐप बना रहा है? आपका कर्नाटक बना रहा है, क्योंकि कर्नाटक में बवाल जाता है, क्योंकि वहां पे IT इंडस्ट्री ज्यादा है। चलो भाई, इन विच कंट्री हैव साइंटिस्ट रिवाइव्ड द 48,000 ईयर ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस बरीड इन आइस? यानी कि एक वायरस है जो कि 50,000 साल से एक जमीन में गड़ा हुआ था, उस वायरस को बाहर निकाला गया है, ठीक है। वो निकाला गया रशिया में, निकाला गया है, ठीक है, रशिया में निकाला गया है यहां से, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने निकाला है, ठीक है। लगभग 13 पैथोजेंस निकाले गए फ्रॉम साइबेरिया, जो काफी ठंडा इलाका होता है। इसका नाम दिया है जोबी वायरस। अभी वायरस हैं क्योंकि पुराने वायरसेस हैं, मरे नहीं होंगे वायरस, क्यों? इनएक्टिव। हाँ, क्यों? न्यूक्लियस नहीं होता वायरस पता आपको? वायरस या तो एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। जब तक उसको होस्ट ना मिले वो इनएक्टिव पड़ा रहेगा। 50,000 साल से पड़ा हुआ था, होस्ट नहीं मिला। होस्ट का मतलब क्या है? वायरस आपके ऊपर आता है, आपका ही एनर्जी चूसता है और अपनी एनर्जी बनाता है। यही तो वायरस की खासियत है ना, ठीक है। उसको एक होस्ट चाहिए होता है, एक होस्ट, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी लेता है। पैरासाइट कहते हैं हम लोग, पैरासाइट, जो दूसरे की एनर्जी है, दूसरे की रिसोर्सेज ले रहे हैं, पैरासाइट हो गया, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन बात करेंगे यार, आज के लिए बहुत है।